वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डील करेंगे और इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे। और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में इनकी बहुत सारी बातें कवर होंगी और हम समझेंगे कि ये क्या हैं। तो बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हैं? दे आर एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ग्रुप 3 to 12 ऑफ पीरियोडिक टेबल। और इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनका प्राइमरी नेम है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स से जाने जाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स। और उसकी वजह यह है कि दे फॉर्म देयर डी ऑर्बिटल इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। इफ़ देयर डी ऑर्बिटल इज़ कंप्लीट then they are not transition elements, though they may be a part of that d orbital. Lekin to be called transition element, their d orbital has to be in the process of completion. दोनों स्टेजेस में, आइदर ड्यूरिंग न्यूट्रल स्टेज, न्यूट्रल एटम के तौर पर, आइदर एज न्यूट्रल एटम्स और इवन एज आइंस। तो चाहे ये आइंस फॉर्म कर रहे हैं चाहे न्यूट्रल एटम है, अगर डी ऑर्बिटल इनका कंप्लीट नहीं है तो फिर ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और अगर इनका डी अब यहाँ पे इसकी एग्ज़ाम्पल देखेंगे अगर हम, तो मिसाल के तौर पर आयरन है Fe, जिसका एटॉमिक नंबर 26 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 3s2 है और 3p जो है वो 6 है, फिर 4s2 है और 3p गिनने पड़ेंगे 2, 4, 10, 12, 18, 20 एंड 6, 26। दिस इज इट्स वैलेंस शेल। 4s precedes 3p एज फार एज एनर्जी इज कंसर्न्ड। 4s 3p से पहले आता है, पहले फिल होता है। बहरहाल यहाँ आप देखें इसका, तो जो d ऑर्बिटल है, सॉरी 3d आना है ये, तो इसका जो d ऑर्बिटल है वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। ये इसकी न्यूट्रल एटॉमिक स्टेज है। और अगर इसकी आयनिक स्टेज की बात करें तो ये दो आइंस फॉर्म करने की सलाहियत रखता है, Fe+2 और Fe+3। अब इन दो स्टेजेस में भी इसका d ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं होना चाहिए, इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन ही होना चाहिए। तो जब Fe+2 की बात होगी तो यहाँ तक तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। तो यहाँ 4s2 और 3d, तो 3d के अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं, 4s2 एंड 3d4, तो d ऑर्बिटल इज़ स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। और दूसरे केस में अगर यहाँ फेरिक के आयन में की बात करें तो यहाँ फिर 4s2 एंड 3d3 हो जाएगा। इवन d ऑर्बिटल अगेन जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। तो इसलिए अब आयरन को आप जिस मर्ज़ी एंगल से देख लें, आयरन हैज़ टू बी कंसिडर्ड अ ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ऑर्बिटल के बारे में डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं, जो एस ऑर्बिटल है उसकी सिर्फ एक ओरिएंटेशन है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है। जो पी ब्लॉक है उसकी 3 है और डी की 5 हैं। तो मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन डी ऑर्बिटल्स। और अगली बात यह है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, दे लाइज बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि जो हमारे
लाइट मेटल्स हैं, लाइट मेटल्स, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए बात होगी मेटलॉइड्स की और नॉन मेटल्स की ऑन द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मेटलॉइड्स एंड प्योर नॉन मेटल्स ऑफ ग्रुप 16 एंड 17। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ इनके बीच में लाई करती हैं, जिसकी एक एग्जांपल ये है कि ये आयनिक बॉन्ड भी फॉर्म कर सकते हैं। मेटल्स हैं, ट्रांजिशन तो मेटल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की सलाहियत रखते हैं, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, और कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करने की सलाहियत भी रखते हैं, जो भी हम आगे देखेंगे तो वहाँ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वेरी करती हैं, लाई करती हैं इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। और अगली बात यह है कि ये लेस टिपिकल एलिमेंट्स हैं ये भी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की ही शाखें, लेकिन ये लेस टिपिकल कहलाते हैं क्योंकि इनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, और मेन जो एलिमेंट्स हैं ए कैटेगरी के, उनसे ये डेविएशन शो करते हैं। इसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की भी दो सीरीज़ बनती हैं, एक को लेंथेनम कहते हैं और एक को लेंथेनाइट कहते हैं लेंथेनम से, और एक को एक्टिनाइट कहते हैं एक्टिनम से। बेसिकली तो ये इनमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही हैं, लेकिन ये इनमें जो है वो एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इनमें एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व है कंप्लीशन में, वैलेंस शेल में। तो यहाँ पे डी के साथ एफ भी इन्वॉल्व हो जाए अगर, तो वो वाले एलिमेंट्स जो हैं वो फिर उनका नाम इनर ट्रांजिशन रख देते हैं, इनर ट्रांजिशन, और जो दूसरे हैं वो आउटर ट्रांजिशन। तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़, दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब हम अगर इसके ग्रुप 2B की बात करें, 2B की, या दूसरे लफ्ज़ों में ग्रुप नंबर 12 की, 2B मीन्स इट्स लेस टिपिकल ऑफ 2A यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और सादा लफ्ज़ों में ग्रुप 12। जिंक, कैडमियम और मरकरी इसके मेंबर्स हैं। अब यहाँ अगर देखेंगे जिंक का एटॉमिक नंबर है 30। अब यहाँ इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे तो पता करते हैं कि क्या सूरत हाल है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d में गिनने पड़ेंगे 2, 4, 10, 12, 18, 20 एंड 10। अब ये देखें इसका वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट है, और इसलिए इस वैलेंस शेल के कंप्लीट होने की वजह से हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे, गो कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट का हिस्सा है। और यही बात स्टैंड ट्रू करेगी कैडमियम के लिए, और यही बात स्टैंड ट्रू करेगी मरकरी के लिए। तो ये याद रखिएगा कि वैलेंस शेल हैज़ टू बी इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन आइदर इन न्यूट्रल और आयनिक स्टेज। तो यहाँ पे कंप्लीट है, तो देन they are not going through transition, their transition is complete in one way or the other, so now they are only D block elements। अगर इनके सीरीज़ के नाम लिखने हैं तो वो हम लिख सकते हैं, 4 सीरीज़ फॉर्म करती हैं ये। पीरियड्स की बात करें अगर, तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो 4 सीरीज़ हैं। पहली स्कैंडियम से, SC फॉर स्कैंडियम, ये पूरा नाम लिख लेते हैं, और जिंक पे जाके ख़त्म होगी। दूसरी सीरीज़ जो है वो यूट्रियम है, और ये जाके ख़त्म होगी कैडमियम पे। जो थर्ड सीरीज़ है वो डियर स्टूडेंट्स लेंथेनम पे स्टार्ट होगी, जहाँ से लेंथेनाइड सीरीज़ शुरू होती है एफ ब्लॉक वाली, और ये लेंथेनम वाली एंड होगी मरकरी पे। और ये जिंक, कैडमियम और मरकरी की हमने बात कर ली है, 2B हैं, और ये डी ब्लॉक एलिमेंट हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हैं। और जो चौथी सीरीज़ है ये एक्टिनम से स्टार्ट होगी, कॉपरनिकियम या कॉपरनीसियम। अब ये यहाँ पे कोई एंड नहीं है,
कोई वेरिएशन आपको कहीं पे मिल सकती है, क्योंकि ये भी कंटिन्यूशन में है पीरियोडिक टेबल, और यहाँ पे अभी ये बहुत सारी जगह जो हैं वो इसकी खाली हैं, ये यहाँ इस जगह पे, तो फिर इसलिए ये कहीं पे वेरिएशन हो सकती है। यहाँ भी कोई और नाम लिखा हुआ है, मैंने जिस सोर्स से चेक किया है वहाँ पे ये एलिमेंट का नाम था। अब ये रेडियो एक्टिव डिके के एलिमेंट्स हैं, और ये इनकी अरेंजमेंट जो है वो जो इनकी डिस्कवरी होती चली जा रही है। जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी ज़्यादा बात हमने करनी नहीं है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव हैं और इनकी हैंडलिंग इतनी आसान नहीं है, और ये पाए भी रेयरिटी में जाते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव हैं तो रेयरिटी भी है, और इनकी हाफ़ लाइफ बहुत कम है। 4f एंड 5f, सिर्फ ये बात याद रखें कि जहाँ ऑर्बिटल्स की बात आएगी वहाँ 4f एंड 5f ऑर्बिटल्स जो हैं इनके वैलेंस शेल में इन्वॉल्व हैं। फॉर लैंथेनम 4f, फॉर एक्टिनम 5f। इसके बाद हम जनरल अगर करैक्टरिस्टिक्स देखें अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, तो उनमें हम, और इनमें ये भी शामिल हैं, इनमें भी यही मोमेंटम फॉलो होता है, तो ये सारों के लिए ये आप कंसीडर कर सकते हैं। ये जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स सबकी ही बात है। डेंसिटी की बात करेंगे तो हाई है, और लेफ़्ट से राइट जब आप जाएंगे तो डेंसिटीज़ इनकी जनरली डेंसिटीज़ आर हायर। डेंसिटीज़ यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम इज़ हायर बिकॉज lot of electrons are involved. D orbital is involved which can accommodate 10 electrons. So densities are higher and they further increase as we move from left to right, and the reason is more electrons are added, atomic number goes on increasing, and so the structure gets tightly packed and tilted inwards towards the nucleus, so densities are higher. Melting and boiling points की बात करें तो वो भी हाई है। उसकी 3 वजह हैं। अगर मेल्टिंग पॉइंट्स की और बॉइलिंग की बात करें इनकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो ये भी बहुत हाई है, और उसकी वजह एस और डी ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट है वैलेंस शेल में, जैसे कि हम जानते हैं प्योर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए बात होगी जनरली एस और डी, और अगर इनर ट्रांजिशन को भी शामिल करना है तो फिर एफ भी आ गया साथ, और उसके साथ जब डी और एफ आ गया तो फिर उसके साथ डी लोकलाइजेशन भी आ गई। जितने ज़्यादा ऑर्बिटल्स और ओरिएंटेशंस हैं उतनी ज़्यादा डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, इसीलिए अवेलेबल नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन्स। और इसके साथ जो अगला फैक्टर है वो मेटालिक बॉन्डिंग है। मेटल्स हैं तो मेटालिक बॉन्ड है विच इज़ ऑलरेडी ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो इन सारे फैक्टर्स को मिला के देखें तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का हाई होना हमें समझ आ जाता है। अब ये याद रखिएगा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, या ये जो ट्रांजिशन की बात जब करते हैं हम ट्रांजिशन की, तो इनके हाफ फिल्ड शेल्ड half filled valence shell provides them more stability. This is very important factor. अब उसकी आगे अब हाफ फिल्ड मोर रिएक्टिव भी होता है। हाफ फिल्ड जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकता है। हाफ फील्ड में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी बढ़ जाएगा, और हाफ फील्ड जो है वो मोर एकोमोडेटिव हो जाएगा। ओवरऑल मॉलिक्यूल अपने आप को मॉलिक्यूल जो है वो जनरली स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में हाफ फील्ड एस और डी की तरफ जाएगा, हाफ फील्ड एस और डी की तरफ। अब इसको अगर हमने देखना हो तो कई मिसालों से इसको वाज़े कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगर बात करें क्रोमियम की, तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 24 है।
अब 24 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 2, 4, 10, 12, 3p6, 18 हो गए, 4s2, 20, 2, 4, 10, 12, 18, 20 एंड 3d4। ये वन ऑफ द ओरिएंटेशन है, वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स है। लेकिन यहाँ से आप अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें माइग्रेट करा के इसका जो वैलेंस शेल है वो इस तरह से मोर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा कि 4s में भी एक इलेक्ट्रॉन हो और 3d में 5 हो जाए। अब ये दोनों हाफ फील्ड हो गए। हाफ फील्ड मीन्स मोर स्टेबिलिटी, मोर डायनामिक स्ट्रक्चर। तो दिस इज़ मोर स्टेबल एंड बिकॉज बोथ आर हाफ फील्ड, तो 4s में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड होगा, और इसमें भी बजाय इसके कि कुछ पेयर्ड हों कुछ अनपेयर्ड हों, वो इंस्टेबिलिटी में को इंक्रीज़ करते हैं। तो यहाँ पे अनपेयर्ड होना हर इलेक्ट्रॉन का हर ऑर्बिटल में ये वायबल है, सस्टेनेबल है और मोर अकोमोडेटिव है। तो ये है इसकी मोर जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल की। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स कॉपर की एग्जांपल भी देखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट मेटल है ट्रांजिशन एलिमेंट में, Cu के सिंबल से डिनोट होती है। यहाँ अगर देखें तो 29 इसका एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2 and 3d9, 9 to 11, 17, 19, 25, 27 and 29, so 3d9 and 4s2। लेकिन अगर ये प्रोमोट कर दें एक इलेक्ट्रॉन को तो 4s में 1 हो जाएगा, ये हाफ फील्ड हो जाएगा और 3d कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है। इसको आप हाइब्रिड यानी कि ये हाइब्रिडाइजेशन की तरफ बात आप कह सकते हैं जाती है समझने के लिए। हाइब्रिडाइजेशन, overlapping of atomic orbitals to form sustainable equal energy orbitals, equal energy या degenerate orbitals form करेगा, वो फिर stability provide करते हैं सिस्टम को, मॉलिक्यूल को, एटम को। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो बहुत वेरिएबिलिटी है। वेरिएबिलिटी का मतलब यही है कि d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है जिसकी 5 लोकेशंस हैं, 5 जगह हैं, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स एट मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकता है। तो फिर इनके आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने पड़ेंगे कितने हैं इनकी ऑक्सीडेशन नंबर देखने के लिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग में जा सकते हैं, सारे के सारे भी जा सकते हैं। तो जनरली आपको इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1, +2 और +3 में मिलेगी। इससे ज़्यादा में इसलिए भी नहीं मिलेगी क्योंकि जिनको इलेक्ट्रॉन्स देने हैं उनके वैलेंस शेल में भी तो इतनी जगह होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकें इतनों को। बहरहाल वेरिएशंस हैं और 1, 2, 3 के बीच में एट मैक्सिमम है। अब हम इसको पहले भी कुछ एग्जांपल्स देख चुके हैं। आयरन के एग्जांपल से देखते हैं। आयरन के 2 हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट्स में वेरिएबिलिटी की वजह यह भी है कि ये हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स की तरफ जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है जो पहले भी की है, इसलिए वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है एक ही ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए। हाफ फील्ड और फुल फील्ड वैलेंस शेल की तरफ जाते हैं ये S और D लोकेलिटीज़ को। हाफ फील्ड या फुल फील्ड करने के लिए अगर इनको एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करनी पड़े तो वो कर लेंगे। अब आयरन की मिसाल देखें, दिस इज़ Fe। तो देखा था कि इसकी +2 भी है और इसकी +3 भी है, दोनों केसेस इसके पॉसिबल हैं। +2 में देखें, अगर पहले आयरन का हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है, वैसे 26 है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d में गिनने पड़ेंगे 4, 10, 12, 18, 20 एंड 6। अब यहाँ अगर ये +2 में जाएगा तो 4s2
एंड 3d4। अब यहाँ ये एक काम करेगा। क्यों +2 में गया? क्योंकि यहाँ भी इसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि ये दोनों हाफ फिल्ड कर लेगा अपने। 4s1 प्रमोट कर लेगा और इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स जनरेट कर लेगा 5 ये और एक ये, तो 6 हो गए। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 अलग-अलग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये सारे के सारे, ज़ाहिर बात है सिंगल हैं। तो ये इसकी बेस है, वजह इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। इसी तरह अगर F+3 में देखें, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन और कम करना पड़ेगा, 4s2 और 3d3। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसके पास +3 में जाने के बाद इसके पास एक ऑप्शन है कि ये 4s को बिल्कुल नल एंड वॉइड कर दे और ये s के इलेक्ट्रॉन्स 3d में प्रमोट हो जाएं, तो 3d हाफ फील्ड हो जाएगा। तो ये है वो वजूहात। तो ज़्यादा स्टेबल इसकी फिर F+3 में है, जिसमें एक हाफ फील्ड है, एक है ही नहीं है, बजाय इसके कि 2 हाफ फील्ड हों। तो ज़्यादा स्टेबिलिटी फिर फेरिक आयन यानी Fe+3 में आएगी। तो ये बेसिस है इनकी वेरिएबिलिटी का, जो हमें समझना चाहिए और जहन में रखना चाहिए। अब कुछ बात इनके कॉम्प्लेक्सेस की बात कर लेते हैं। एक तो आयंस की बात कर ली है। आयरन है, जब ये +2 में गया 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके, तो ये किसी भी नॉन मेटल के साथ इंटरेक्ट कर लेगा, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है क्लोरीन मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करके 2 क्लोराइड आयंस बन जाएगा और रिजल्टेंटली आपके पास कंपाउंड आएगा FeCl2 का। और आपको यूजुअली आपको पता है कि FeCl2 नहीं मिलता, FeCl3 मिलता है। और उसकी वजह यह है कि फिर वही बात जो भी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट की कि आयरन को ज़्यादा फिजिबल 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना है, क्योंकि फिर उसका सिर्फ d ऑर्बिटल रह जाता है हाफ फील्ड। तो ये यहाँ पे फिर 3 क्लोरीन का मॉलिक्यूल होगा और उसमें आप क्लोरीन का मॉलिक्यूल एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, 2 क्लोराइड आयंस मिलेंगे और एक फिर एटॉमिक क्लोरीन समझने के लिए उसने भी ऐड किया और एक क्लोराइड आयन आपको और मिलेगा। कुल मिला के ये 3 हो जाएंगे, 3 क्लोराइड आयंस। तो फार्मूला बनेगा फिर FeCl3। कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं अब इनकी। ये तो इनके आयनिक कंपाउंड्स की बात होगी। मेटल्स हैं तो मेटालिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत रखते हैं, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और इसके बाद जो है वो कॉम्प्लेक्सेस भी फॉर्म करते हैं जिसमें कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। और कॉम्प्लेक्सेस में 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक लीजेंड है, एक कॉम्प्लेक्स खुद है कि क्या है, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए क्या है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर। लीजेंड जो है वो स्पीशी है which has lone electron pairs. A species which has a lone electron pairs is called a legend. Will be considered as a legend in this case, जैसे कि साइनो ग्रुप है, जैसे कि अमोनिया है, इसमें नाइट्रोजन पे, जैसे कि वाटर है, इस पे ऑक्सीजन पे लोन इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। लीजेंड्स जो हैं ये नॉन मेटल्स हैं। लीजेंड्स जो हैं ये लिवाइस बेसिस हैं। ये जो हैं मेटालिक मेटल ट्रांजिशन मेटल के साथ, क्योंकि इनके पास ट्रांजिशन मेटल्स के पास मोर देन 1 स्पेसीज अवेलेबल है, जैसे कि हाफ एम्प्टी d ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल्स। तो फिर ये कोवलेंसी भी बढ़ जाती है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये है कि कितने लीजेंड्स जो हैं उन्होंने बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय लीजेंड्स विद द मेटल एटम। तो ये है, इसमें मेटल एटम हैज़ टू बी सेंट्रल और उसके गिर्द जो है ये बाकी नॉन मेटल्स या लिवाइस बेसिस है। नॉन मेटल्स का मतलब सिर्फ ये है कि इनके पास लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं,
और इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर हैं, तो इसलिए मैं नॉन मेटल कह रहा हूँ। यहाँ पे लीजेंड टर्म यूज़ करेंगे और ये लीजेंड और क्वार्ट ये मिलकर जो है लीजेंड और मेटल एटम एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, जिसके अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। याद रखिएगा कि ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, तो कोवलेंट तो आ गया, लेकिन ये है कि सिर्फ एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, एटलीस्ट वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। मेटल जो है वो आयनिक स्टेट में मिलेगी आपको, और उसके साथ फिर जो है कोई ना कोई लीजेंड या लिवाइस बेस होगी, आपस में इंटरेक्ट करके एक कलर्ड कंपाउंड या एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगी, और ये यहाँ पे वाटर और कॉपर की इंटरेक्शन है, इसको आप कहेंगे H2O जो है ये 6 है, हेक्सा, एक्वा और क्यूपरेट 2 आइन। तो नाम भी मुश्किल नहीं है, वाटर को एक्वा कह देंगे, अमोनिया को अमीन कह देंगे, हेक्सा, एक्वा, क्यूपरेट और 2 आइन। तो इस तरह से इनके नाम भी रखे जा सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके ये भी जहन नशीन हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं। हमने तो इसकी केमिस्ट्री देखनी है और नाम भी साथ साथ आ जाएंगे। लीजेंड के बात कर ली है, लोन इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इनके पास नेगेटिव चार्ज रखने वाली स्पीशीज़ और कोऑर्डिनेशन नंबर वो बॉन्ड्स हैं जो लीजेंड्स फॉर्म करती हैं। सेंट्रल एटम्स से ये वेरी कर सकते हैं, 1 से लेके 2 से मिनिमम बात स्टार्ट होगी, और फिर आगे 3, 4, 5 और 6, 7, 8 तक बात जाएगी। तो ये स्पेसिस जितनी डी और एस में होंगी उतने फॉर्म हो सकते हैं, 5 और 2 7 जगह तो हैं। और उसके बाद अगर हाइब्रिडाइजेशन को एक्सटेंड पी भी इन्वॉल्व कर ले, अगर यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एस और डी की जगह साथ अगले का पी भी, अगले शेल का पी भी इन्वॉल्व कर ले, तो और स्पेसिस बढ़ा सकता है। तो बात 8 से आगे भी जा सकती है, 7, 8 से आगे भी। तो ये एक लंबी सिस्टम है। हम सिर्फ बेसिस पे रहेंगे CO+2, क्योंकि जब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा तो फिर पी में भी प्रमोशन हो सकती है। ये कोबाल्ट है, ये भी वाटर के साथ आयन फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा। ये सारे कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं और इनके कलर की वजह भी देख लेते हैं। हेक्सा एक्वा और कोबाल्ट को मेरा ख्याल है कोबाल्ट ही कहेंगे, और 2 आयन। कॉपर को तो क्यूपरेट कह लेते हैं, अगर ना जहन में आ रहा हो तो कॉपर 2 आयन भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, ये इतना मैटर नहीं करेगा। ऐसे एक और देख लेते हैं मिसाल, कोबाल्ट के साथ ही अमोनिया को भी इंटरेक्ट करवा सकते हैं हम। तो कोबाल्ट के साथ जब 6 अमोनिया लगेंगी तो फिर आपके पास आएगा कोबाल्ट और 6 अमीन्स, अमोनिया से अमीन्स या अमीन से अमोनिया, और यहाँ पे +2 आयन। +2 इसका ओवरऑल स्पीशी का ऑक्सीडेशन नंबर है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये न्यूट्रल है, कोबाल्ट का +2 है तो ओवरऑल +2 आएगा। तो ये है हेक्सा अमीनो कोबाल्ट 2 आयन। ये याद रखिएगा कि ये कलर्ड कंपाउंड्स हैं, और कलर्ड कंपाउंड्स की वजह यह है कि जब लीजेंड अटैक करता है, ये जो आयन फॉर्म होता है और लीजेंड के साथ फिर रिएक्शन है, तो इसके नतीजे में क्या होता है, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जब भी कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करती है तो इलेक्ट्रॉन प्रोमोट या डीमोट होते हैं। ये हम बोहर थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं कि एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्साइटेशन होगी तो एनर्जी रिलीज़ होगी, डी एक्साइटेशन होगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एक्साइटेशन के नतीजे में एमिशन स्पेक्ट्रम और डी एक्साइटेशन के नतीजे में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा। तो ये याद रखिएगा कि फिर हमें कलर्ड कंपाउंड्स मिलते हैं। फिर कुछ ज्योमेट्रीज को देख लेते हैं कॉम्प्लेक्सेस की।
लीनियर है, अगर स्ट्रेट चेन में हो तो उसको लीनियर कहेंगे। ये छोटा कॉम्प्लेक्स होगा, एक सेंट्रल एटम है, मरकरी का नाम ज़्यादा आता है, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड है, तो जहाँ से जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे उस तरफ से तीर आगे को जाएगा, तो ये NH3 है। ये ज्योमेट्री जो है इस पे +1 का चार्ज है क्योंकि सिल्वर +1 है, तो ये लीनियर है। लीनियर में हम जानते हैं कि 180 डिग्री का 180 डिग्री का एंगल होगा। फिर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर भी हैं। पहले टेट्राहेड्रल देख लेते हैं। टेट्राहेड्रल में सेंट्रल एटम के गिर्द चार लीजेंड्स होंगे। इसकी एग्जांपल्स Cu और उसके साथ 4 Cls, CuCl4, सो इस पे ओवरऑल चार्ज आएगा 2- का। तो ये टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन है। टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन की बात करें तो सेंट्रल एटम के साथ 4 लिगेंड्स होंगे, जैसे कि ये कॉपर के केस में 4 क्लोरीन एटम्स हैं। ओवरऑल स्पीशी पे चार्ज 2- का आएगा। और ये जो है इसको हम कहेंगे अरे को टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल जो है ये 10 CuCl बॉन्ड एंगल 109 के करीब होना चाहिए। बाज़ केसेस में स्क्वायर प्लेनर भी होगा। ये स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में कुछ मुशाबिहात भी हैं। अब ये Pt जो है ये भी सेंट्रल मेटल एटम है, प्लेटिनम। NH3 अरेज में जुड़े होंगे स्क्वायर प्लेन में। ये अरेंजमेंट डिपेंड करती है मैक्सिमम रिपलियन को, इलेक्ट्रॉनिक रिपलियन को ओवरकम करने के लिए सिस्टम अपने आप को खुद एकोमोडेट करता रहता है। तो ये एक स्क्वायर प्लेनर अरे में हमारा मॉलिक्यूल है और बॉन्ड एंगल जो है इसमें 90 डिग्री का होगा। दिस इज़ ऑक्टाहेड्रल and coordination number here is 6. So when there is coordination number of 6 यानी 6 जगहों पर कोबाल्ट 6 जगहों पर लीजेंड्स अटैच कर लें सेंट्रल मेटल एटम से डेटिव को कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करके, तो फिर जो सिमेट्री होगी उसको ऑक्टाहेड्रल कहेंगे। याद रखिएगा कि ये इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी हैं। जब भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड्स का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। अब मैंगनीज़ ऑक्साइड की बात अगर करें तो ये पोटाशियम परमैंगनेट में यानी मेटालिक पार्ट को साथ मिलाकर इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और फिर ये टाइट्रेशन रिएक्शंस में एंड पॉइंट दे देते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशंस जो होती हैं उसमें एंड पॉइंट के लिए ये फिर अपना कलर चेंज कर लेते हैं, तो वहाँ हमें पता लग जाता है कि रिएक्शन जो है वो टर्मिनेट हो गया है और हमारी डिज़ायर्ड इसमें स्पीशी मौजूद है या नहीं, जिसको हम फाइंड करना चाह रहे हैं या टाइट्रेट अगेंस्ट कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। इसी तरह से पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 अगेन टाइट्रेशन का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इनको एसिडिफाई किया जाता है और फिर मैंने बताया अल्कलाइंस के साथ या बेसिस के साथ टाइट्रेट किया जाता है और ये अपने रिएक्शन कॉम्प्लेक्स ये कलर्ड कंपाउंड्स कलर देने की सलाहियत रखते हैं। बताया है d ऑर्बिटल्स और s ऑर्बिटल्स की वजह से जो एक्साइटेशन है और डी एक्साइटेशन है वो एक्सटेंसिव है, तो वहाँ पे फिर हमें एंड पॉइंट्स मिल जाते हैं और हमें पता लग जाता है कि अब रिएक्शन यहाँ पे हमारा टर्मिनेट हो गया है। एक टर्म है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। ये बताती है कि कौन सी स्पीशीज़ कितनी ज़्यादा ऑक्सीडाइज है, जल्दी हो जाएगी, कितनी जल्दी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये आप सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भी
पैरामीटर पे मेजर कर सकते हैं कि किसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, एबिलिटी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, एबिलिटी टू गेट रिड्यूस्ड। और रिड्यूस्ड की बात जब इनकी करनी है तो कॉम्प्लेक्सेस की बात करनी है, और ऑक्सीडेशन की बात करनी है तो आयंस की फॉर्मेशन की बात या आयनिक बॉन्ड्स की बात करनी है। तो दोनों इसके पोटेंशियल्स चेक हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन फॉर आयनिक बॉन्ड्स और सिंपली टू बिकम आयंस एंड पॉजिटिव आयंस, सॉरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, और रिडक्शन फॉर forming complexes where they gain electrons from negative from Lewis bases। complexes जो colored compounds form करते हैं, colored complexes, एक तो सादा है कि ये इनके compounds colored हैं, और उसकी वजह बताई थी कि excitation और de-excitation of electrons है। और लीजेंड्स जो हैं वो फिर एक किसी ख़ास लीजेंड्स जो कि नॉन मेटल आयंस हैं या नॉन मेटल कंपाउंड्स हैं, वो जो हैं फिर किसी मखसूस वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी फिर जो उसके कंटेम्पररी रेडिएशन है वो रिलीज़ हो जाती है। ये इम्पॉर्टेंट बात है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने से पहले बाज़ दफ़ा कलर और होता है उस ट्रांजिशन एलिमेंट का, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद आपको वो कलर और मिलता है। तो जो लीजेंड्स हैं वो रेडिएशन स्पेसिफिक को एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर जो उसके कंटेम्पररी रेडिएशन है वो रिलीज़ होती है जो हमें नज़र आती है। तो ये सारा काम जो है वो विजिबल लाइट रेंज, विजिबल रेडिएशन जो 400 से 700 नैनोमीटर तक की हैं उनकी ये बात हो रही है, उसमें ही ये एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनते हैं, जिसकी वजह से हमें कॉम्प्लेक्सेस के कलर मिलते हैं। और जो इसमें एक और बात भी याद रखने वाली है कि जब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे वो तो सेम एनर्जी पे होंगे, तो उनको जिस तरह ये है मिसाल के तौर पर डी, किसी के भी डी की 5 ओरिएंटेशंस, तो उनको उनका लेवल ऊपर और नीचे, यानी उनको एक्साइट और डी एक्साइट करवाने में लीजेंड्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और जब ये गैप आ जाता है, एनर्जी गैप, तो फिर वो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का, इलेक्ट्रॉन्स की प्रमोशन और डिमोशन का अमल शुरू होता है, और फिर हमें कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं। तो प्राइमरीली हम ये पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे कि जो लीजेंड्स हैं ये सोर्स हैं। Ligands are the source of splitting degenerate orbitals। अब degenerate orbitals का मतलब है orbitals of same energy। तो जब ये एक ही प्लेन में लाई करें, गो के ओरिएंटेशंस मुख्तलिफ हों, जैसे कि ये डी की मिसाल के तौर पर 5 ओरिएंटेशंस हैं, तो फिर यहाँ पे कोई एनर्जी या इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन की बात नहीं होगी। दिस इज़ डी की 5 ओरिएंटेशंस। लेकिन जब लीजेंड्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी तो वो फिर जो है इनको इनमें गैप पैदा कर देगी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में, इस तरह से कि 2 मिसाल के तौर पर एक प्लेन में हो जाएंगे या एक पोजीशन में, और बाकी 3 जो हैं वो। तो ये जो गैप है ये फिर एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह है। अब ये स्प्लिट जो पैदा हुई है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लीजेंड, एंड दिस नाउ विल कॉज कलर्ड कंपाउंड्स। इसके अलावा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी शो होगी। सिस ट्रांस आइसोमर्स भी फॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं कॉम्प्लेक्सेस, ख़ास तौर पर जब स्क्वायर प्लेनर या
टेट्राहेड्रल नोयत की ज्योमेट्री हो तो फिर आपको ये मिलेंगे। ये स्क्वायर प्लेनर के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ मिसाल के तौर पर कॉपर है सेंट्रल एटम, और एक साइड पे एमोनिया है, दो एमोनिया के ग्रुप्स हैं एज लिजेंड्स, और दूसरी साइड पे क्लोरीन्स हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स है, और इसका जो ये सिस है, और इसी तरह से अगर अमोनिया और ये अमोनिया और ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, अब इन्होंने अपनी पोजीशन स्वैप कर ली हैं। पहले सेम साइड थे तो सिस थे, अब अपोजिट साइड्स पे हैं तो ट्रांस स्ट्रक्चर हो गया। तो ये सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म भी फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करने की सलाहियत रखते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो है वो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ऑक्टाहेड्रल्स जो हैं वो फिर ऑप्टिकल या जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म जिसको कहते हैं वो शो करने की सलाहियत रखते हैं।